साल 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर जमा हुए हजारों आदिवासियों की भीड़ पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना में 1500 आदिवासी शहीद हुए। स्वतंत्रता की उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे आदिवासियों के नेता गोविंद गुरु। गोविंद गुरु और उनके साथियों के संघर्ष को किताबों के किसी कोने में कहीं लिखकर भुला दिया गया था, लेकिन आज 110 साल बाद आदिवासियों के इस बलिदान को बार बार याद किया जा रहा है। राजनीतिक दल आदिवासियों के कल्याण का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने प्रबल हैं, इस पर किसी को कोई संशय नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए सभी पार्टियों के बीच सियासी खींचतान मची हुई है। सूबे की सत्ता में रहने वाली दोनों प्रमुख पार्टियां इस वोट बैंक पर खास तौर से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। पिछले दिनों में आदिवासी क्षेत्र में कई बड़े नेताओं के दौरे हुए। प्रधानमंत्री खुद मानगढ़ धाम पर 2 बार जाकर सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत भी बांसवाड़ा बेणेश्वर धाम में पिछले दिनों जनसभा करने पहुंचे थे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को ट्राइबल सब प्लान के तहत समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकारों में बजट भरपूर मिला, लेकिन आदिवासियों की स्थिति कितनी बदली, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आज चुनाव राजस्थान में बात होगी राजस्थान की 13.5% आबादी के चुनावी मूड पर। राजस्थान में 25% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या वाली 31 सीटें हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो 31 सीटें। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, टोड़ा भीम, इसके बाद सपोट्रा और महवा, सिकराय, दौसा, लालसोट, बमाड़वास, पिंडवाड़ा, आबू, रेवदर, गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, ऐसी 31 सीटें हैं जिनको ग्राफिक्स के जरिए आप एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर समझ रहे हैं कि ये कौन सी 31 सीटें हैं जिस पर 25% से भी ज्यादा आदिवासी वोट बैंक है। और 25% से ज्यादा का मतलब हुआ कि ये सीटों पर आदिवासी मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं। झाड़ोल हो, खेरवाड़ा हो, उदयपुर ग्रामीण हो, सलूम्बर हो, परियावद हो, डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ और किशनगंज, ये 31 सीटें हैं जिनको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी सीटें। अब देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए आंकड़ा विधानसभा चुनाव 2013 में कांग्रेस को 38% आदिवासी वोट मिला, बीजेपी को मिला 39%, बीएसपी को महज 3% और अन्य को 20% वोट मिला है। 2013 के आदिवासी माफ कीजिएगा 2013 के विधानसभा चुनावों में चंबल में कौन चमका, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी को 19 सीटें यहां मिली थी, 13 में कांग्रेस को 11, बसपा को मिली 2, अन्य को एक भी सीट इस क्षेत्र में नहीं मिल पाई थी। 2008 में चंबल में कौन चमका, ये हालांकि वो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का इलाका है, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर खींचतान मची रही और वही स्थिति राजस्थान में भी है मोरलेस। हमारे साथ इस चर्चा पे बात करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी योजनाओं के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब ये आदिवासियों को कितना वोट जो है विधानसभा चुनाव 2013 में मिला था, उसका ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। बीजेपी को 39% मिला, कांग्रेस को मिला 38%, बीएसपी को 3%। 2018 में यह आंकड़ा लगभग बराबर सा ही रहा, कांग्रेस 41, बीजेपी 40 पर रही। यानी कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य रूप से ये वोट बैंक शिफ्ट होता रहता है। 25% से ज्यादा की सीटें वाली 31 सीटें हैं। 20 से 25% के मतदाता जहां आदिवासी हैं वो 9 हैं। 15 से 20% जनसंख्या आदिवासी की जिन सीटों पर है ऐसी 14 सीटें हैं और 146 सीटें हैं जिस पर इतने भी कम है। संभाग के जरिए आपको समझाते हैं। मेवाड़ हड़ौती में 31.5%, पूर्वी राजस्थान में 10% से थोड़ा ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। संभाग के संदर्भ में मारवाड़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 6% आदिवासी संख्या है। इससे अलग उत्तरी राजस्थान में 1.4% आदिवासी संख्या है, जो कि महत्वपूर्ण योगदान निभाती है लोकतंत्र में चुनावी फैसलों पर। 2018 विधानसभा चुनावों में एसटी सीटों पर 38% वोट बीजेपी को मिला, 11 सीटें जीती। 39% कांग्रेस को मिला, 14 सीटें जीती। बसपा भी दावा करती है आदिवासी वोट बैंक में अपने शेयर का, लेकिन इनको सीटें कुछ नहीं मिल पाई थी। हालांकि लगभग 3% वोट बैंक जरूर मिला। तो ये तमाम जो
ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आंकड़ों के ज़रिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीते दो तीन चुनावों में, खासतौर पर 8 से लेकर 13 और 18 तक बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह आदिवासी वोट बैंक जो है शिफ्ट करता रहा है। एसटी सीटों पर 2013 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, कांग्रेस सिर्फ 4 पे रह गई थी। यहीं से आपको अंतर समझ में आता है कि किस तरह जब ज़्यादा बेहतर परिणाम किसी पार्टी के आते हैं तो उसमें आदिवासी सीटों का कितना बड़ा योगदान रहता है। 2008 की स्थिति में आप देखिए, कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी तो 18 कांग्रेस को यहाँ मिले, महज 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। और जिस तरह मैं बता रहा था कि इन सीटों का कितना बड़ा योगदान रहता है परिणामों की संख्या बदलने में, वो इन आंकड़ों से आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ गए इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है और बात यही है कि किस तरह राजस्थान के अंदर तमाम पार्टियां आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगी हैं, लेकिन किस पार्टी पर कितना भरोसा इस बार आदिवासी समुदाय करेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ रविंद्र सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन सारस्वत जुड़ेंगे, वेलाराम घोकरा हैं, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारायण मीणा पक्ष रखेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं नीरज जी आप ही पर आ रहा हूं। तमाम आंकड़े हम लोगों ने बताए हैं ग्राफिक्स के जरिए, और आंकड़ों को बताने का मतलब यही था, उसका मंशा यही थी कि आप संख्या वाइज समझ पाएं कि आदिवासी वोट बैंक जो कि करीब 13.5% जनसंख्या रखता है राजस्थान में, वो किस तरीके से शिफ्ट होता रहा है और कैसे कैसे पार्टियों ने उसे बनाने की कोशिश की है। तो नीरज जी, ये 2023 के चुनावों में इस बार हमने जैसे बताया प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं तमाम आदिवासी जगहों पर, राहुल गांधी भी पहुंचे। आपका क्या मानना है, क्या विश्लेषण है आपका कि इस बार आदिवासियों का आशीर्वाद कौन सी पार्टी को मिलने वाला है? देखिए, ये एक बड़ा आंकड़ा है कि 31 ऐसी सीटें राजस्थान के अंदर हैं जहां 25% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की रहती है, इनकी जनसंख्या है। हालांकि राजस्थान विधानसभा के अंदर अगर हम एसटी रिजर्व सीटें देखें तो टोटल एसटी रिजर्व सीटें 25 ही हैं। इनमें से 13 सीटें जो हैं आज की तारीख में कांग्रेस के खाते के अंदर है, 8 सीटें भाजपा के खाते में है, 2 निर्दलीयों के पास में है और 2 सीटें बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास में है। तो ये इन 25 सीटों का आंकड़ा है जो कि एसटी रिजर्व सीटें हैं। लेकिन इसके अलावा कुल ऐसी सीटें हैं वो 31 हैं जहां 25% से ज्यादा आदिवासियों की आबादी है, और जहां 25% आबादी हो जाती है इसका मतलब वहां पर बड़ा उलटफेर करने की क्षमता जो है वो आदिवासियों के अंदर रहती है। तो ये एक तरीके से आदिवासी बाहुल्य सीटें कही जा सकती हैं। हालांकि इस पर अब निर्वाचन विभाग और हो सकता है आगे इस पर पुनर्विचार करें। भारत इलेक्शन डिपार्टमेंट के और भारत सरकार के आंकड़े हैं जो बताती है इतना बड़ा आंकड़ा है, और इस वोटर को, इस ग्रुप को टर्नआउट जो है इसका देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को समान रूप से आदिवासी वोट करते रहे। हालांकि पारंपरिक रूप से पुराने जमाने से माना जाता आता रहा था कि कांग्रेस को वोट जो है आदिवासियों का रहता है, क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं उस लेवल पे उभरी नहीं थी आजादी के समय से। गोविंद गुरु जो कि आदिवासियों के बड़े धार्मिक नेता थे, उन गोविंद गुरु के नेतृत्व में जब 1913 के आसपास एक बड़ा आंदोलन हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था, मानगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर आंदोलन हुआ और जलियांवाला बाग से बड़ा एक हत्याकांड वहां पर हुआ, जहां इन आदिवासियों को अंग्रेजों ने देखा कि विद्रोह करने वाले हैं तो उनको घेर करके फायरिंग चालू कर दी। 1500 आदिवासी वहां मारे गए थे, पहाड़ियों से गिर गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों वहां गए और ये कहा था कि आदिवासियों के इस मानगढ़ धाम को हम चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्मारक या इसको दर्जा दिया जाए, विकास किया जाए, लेकिन इसके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बातचीत करनी जरूरी है। जबकि सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की ये मांग उठा रहे थे कि इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा घोषित किया जाए। वो घोषणा अधूरी रह गई थी, घोषणा नहीं हो पाई थी। गहलोत ने बाद में वहां जाकर के ये कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो राज्य सरकार इसको घोषित करेगी। विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा जो है वो भी सरकार की ओर से की गई। आदिवासियों के लिए अलग अलग योजनाएं जो है वो दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें चला रही हैं। खास तौर पर केंद्र सरकार ने भी एक योजना हाल ही के अंदर चलाई है जिसमें विश्वकर्मा योजना है, उसमें आदिवासी समाज के लोग भी शामिल होते हैं। नीरज जी, कुल मिलाकर प्रयास यही है कि आदिवासी जो समुदाय, आदिवासी जो मतदाता है उसको किसी तरह से अपनी तरफ शिफ्ट किया जा सके। तो शिफ्ट करने की कोशिश जो कर रहे हैं, सीधा अब उनके पास चलते हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों मुख्य दल हैं जो सत्ता में अपनी भागीदारी निभाते रहते हैं हर 5 साल में। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन सारस्वत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपकी सरकार है राजस्थान में और तमाम घोषणाएं जिस तरीके से नीरज जी बता रहे थे राज्य सरकार के द्वारा हुई है, लेकिन आपका मैं फैक्चुअली अगर आपसे पूछूं, कौन सी ऐसी 3 प्रमुख बातें हैं जो आपकी सरकार ने आदिवासी जनसंख्या के लिए की हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, हम आदिवासी भाइयों का सबसे पहला और सबसे बड़ा हक समझते हैं, क्योंकि हम आदिवासियों को जानते हैं कि उन्होंने
जिस तरीके से अभी 1913 का जिक्र किया कि स्वतंत्रता के लिए वो तब से संघर्ष करके आए हैं, उस समय 1500 हमारे जो भाई आदिवासी भाई बहन हैं उन्होंने अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों के लिए आप 3 योजनाओं की बात कर रहे थे, हमने SC/ST विकास कोष में 1000 करोड़ रुपए का विकास कोष गठित किया। मैंने आपको ये बताया मानगढ़ धाम की जिस तरीके से लगातार बात कही कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन जैसे कि भाजपा के इनका इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं रही थी, कोई इस तरीके के नेता या सर्वस्व न्यौछावर करने की कोई इनके यहाँ वो रिगार्ड नहीं रहा, परंपरा नहीं रही। सोचिए मोदी जी आते हैं, खुद राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात करते हैं, लेकिन तमाम मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, लगातार उनके रिक्वेस्ट करने के बाद में भी इस मांग को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि शहादत का जो रिगार्ड है या शहादत का जो सम्मान है वो भाजपा के अंदर कभी नहीं रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर रेलवे नितिन जी, आप लोगों ने वो सम्मान हमने लगातार आप लोगों ने वो करने के लिए क्या किया है, मेरा सवाल ये। राज्य सरकार ने उस समय 200 करोड़ रुपए भी उसके लिए अलॉट कर दिए थे, जमीन अवाप्ति हो गई थी ताकि पूरे देश से लोग वहां आए, और जिस तरीके से हमारे गोविंद गुरु जी हैं, चाहे हमारी कालीबाई जी हैं, संत माव जी की भूमि पवित्र भूमि है, उस भूमि के दर्शन करें, और जिस तरीके का इतिहास, इतना बड़ा इतिहास, इतना समृद्ध इतिहास उस जगह का रहा है, उसको आके देखें। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, आज 9.5 साल हो गए वो रेलवे लाइन जो कि बांसवाड़ा से गुजर रही थी, डूंगरपुर रेलवे रतलाम रेलवे लाइन, उसको बंद ही कर दिया गया। ठीक है, जब आए, ठीक है नितिन जी, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। आप बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, आप बता रहे हैं किस तरह राज्य सरकार ने प्रयास किया है आदिवासियों कल्याण के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि केंद्र की ओर से हमेशा रुकावट आती रही है। नारायण मीणा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। नारायण जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि किस तरह आप लोग की तरफ से रुकावट आती रही है, क्यों रुकावट लगाते हैं आप लोग? नारायण मीणा, नारायण जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, नारायण जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन वेलाराम घोगरा हमारे साथ जुड़े हैं, बीटीपी के आप प्रवक्ता हैं। वेलाराम जी, आप तमाम जो दोनों प्रमुख दल हैं इनके पास बहुत सारे अलग अलग समाज हैं जहां पर इनकी उठबैठ है, जहां पर ये लोग कोशिश करते रहते हैं मतदाताओं को साधने की, लेकिन आपकी पार्टी खासतौर पर आदिवासियों के लिए काम करने का दावा करती है। कांग्रेस ने जो अभी दावा किया कि उनकी तरफ से तमाम प्रयास हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता से भी जब मैं सवाल पूछूंगा अभी जब उनकी कनेक्टिविटी जुड़ेगी, वो भी लगभग ऐसा ही उत्तर देंगे। आप प्रमुख रूप से आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, क्या आकलन है आप लोग का, और आपने की पार्टी ने खुद क्या किया है ये भी बताइएगा। धन्यवाद एनडीटीवी राजस्थान को कि आपने आदिवासी क्षेत्र में, विशेष तौर से आदिवासियों के साथ में बीजेपी कांग्रेस का गत 70 वर्षों में या उनका क्या इन लोगों के लिए विकास और उनका सोच है उस बारे में ये एक चर्चा रखी। मैं तो यहाँ पर जो अभी चर्चा चल रही है इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गत 70 साल से बार बार आपस में मिल करके सरकारें चलाई और आदिवासी वोट बैंक को जब चुनाव का टाइम आता है तब भुनाने के लिए अपने हर प्रयास जारी रखे। और इसका एक उदाहरण है जो आपने देखा, तो ये देखिए मेरे सामने है, आपको बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी और शाह साहब दोनों ही आदिवासी शब्द के लिए, आदिवासियों को वोट भुनाने के लिए हमें किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कह करके अपना वोट। नहीं तो वेलाराम जी, आपकी पार्टी, क्योंकि अब आप लोग राजनीतिक दल हैं इसलिए आरोप दूसरी पार्टी पर आप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल में ये भी है कि आप लोगों ने क्या किया है, इस पर जरा खास तौर पर आप लोग बताइए। देखिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया 2 साल में। हाँ, कि पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी की थी, संविधान के कई प्रावधान रखे ST SC OBC माइनॉरिटी और अन्य गरीब समाजों के लिए, और नियम बनाए, बार बार कमेटियां बनाई और कमेटियां बना करके इनके लिए सिफारिश की गई, लेकिन आज तक वो सिफारिशें धरातल पर नहीं उतरी हैं। और इसी बात को चलते ये BTP को उपज हुई
और बीटीपी आने के बाद में ये आपने अभी आप पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस के नेता हमारे ठीक है सर, मैं अभी रुक करूंगा। हमारे एक और राजनीतिक विश्लेषक रविंदर सिंह हमारे साथ बैठे हैं, और नितिन और विलाराम जी, मैं आपसे चाह रहा था कि आप बताएं कि आपकी पार्टी ने क्या कुछ किया है। और आप हालांकि बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये वादा खिलाफी कर दी, कांग्रेस ने कर दी। सवाल ये था कि बीटीपी ने क्या किया। मैं दोबारा इसी सवाल पर आपसे आऊंगा, जवाब आप अपना तैयार करके रखिए। रविंदर सिंह जी, आपने सुना है तीनों पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपका क्या आकलन है इस बार आदिवासी वोट बैंक जो है किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा जो इतने अहम मुद्दे पर आपने चर्चा रखी है, क्योंकि आजकल हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कम से कम दलित समाज या आदिवासी समाज के जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपने बहुत अहम ये चर्चा रखी है, इसके लिए एनडीटीवी बधाई का पात्र है। और देखिए, आज मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, और दोनों जो मुख्य केंद्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हों या अशोक गहलोत और राहुल गांधी, सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी समाज के लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे या प्रदेश स्तर का स्मारक बनाएंगे। अब हैरानी की बात यह है कि पिछले 76 साल से हिंदुस्तान की आजादी के बाद से कभी इस पर क्यों नहीं विचार किया। आज इस पर विचार किया गया है क्योंकि जब हमने देखा कि बीटीपी ने पिछले बार 2 सीटें जीती, और इस बार जो है वो उसमें से 2 लोग छिटक के नई पार्टी जो बनाई है बीएपी, वो लोग इस बार मजबूती के साथ जो मुख्य जो के राजनीतिक दल है कांग्रेस और बीजेपी, उन दोनों के वोटों में सेंधमारी करने की तरफ बढ़ रहा है। तब आपने इन दोनों दलों ने आदिवासी वोट को अपनी तरफ खींचने के लिहाज से ये बात आज कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासियों का सम्मान करते हैं। 76 बरस का समय था हिंदुस्तान में, जो जिन लोगों ने अपना आंदोलन में जो आजादी का आंदोलन था उसमें योगदान दिया, उन लोगों के बहुत सारे स्मारक बने हैं। तो आदिवासियों को क्यों छोड़ दिया गया? केवल इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि देखिए उन लोगों के पास राजनीतिक जागरूकता नहीं थी। आज जब वो लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक हो गए हैं, अपने हक और हुकूक की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने जब एक मुख्तलिफ पार्टी बना ली है, तब तमाम बड़े राजनीतिक दल जो हैं वो उनके हितैषी बनकर और उनको मदद करने के लिहाज से उनको सम्मान देने के लिए सामने आ गए। 13% की आबादी है देखिए, और आप मुझे बताइए 13% में से अगर 1 या 2 आप किसी सांसद को या किसी विधायक को छोड़ दे जो कि मंत्रिमंडल में स्थान पा पाया है, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट की हो, तो इसके अलावा जो रिजर्व सीट है वहां उसके 25 के बाहर कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो उनको 26वीं सीट देने के लिए तैयार हो। ठीक है रविंद्र सिंह जी, आप बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। आप काफी दिलचस्प अपने विषय उठाया है। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ समीकरण जो चलते हैं आदिवासी वोट बैंक के इर्द गिर्द, उस पर आप बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। आप चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह आदिवासी समाज जो है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, और तमाम राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि हम उनके हक उनको दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शहरी आबादी पर अभी बहुत बड़ा ऋण है आदिवासी समाज का। उसे किस तरह चुका पाएगा ये शहरी सभ्यता किस तरह चुका पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। मैं नितिन सारस्वत आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास हमारी आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि पहले टूट गई थी। नारायण मीणा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले नारायण मीणा, पूरी चर्चा हुई है, सभी पक्षों ने अपनी बात रखी है। मैं बीजेपी का पक्ष जानना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री राजस्थान में आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तमाम वादे करते हैं, अपने भाषणों में उनका जिक्र करते हैं, लेकिन जमीन पर केंद्र की तरफ से राजस्थान में आदिवासियों के लिए क्या काम हुआ है, 1 मिनट में बताइए, फैक्चुअल बात बताइएगा। देखिए, आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर राजस्थान में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, और उनको अधिकार देने की बात कहीं हुई है तो भैरव सिंह जी शेखावत, जिनकी अभी जन्म शताब्दी मनाएगी, उनके शासनकाल में आदिवासियों को अधिकार दिए गए पंचायत राज में चुनाव लड़ने के लिए। वो सबसे बड़ा तोहफा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भाजपा ने दिया। और आदिवासियों ने देश में आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति बनाया, 15वीं राष्ट्रपति बनाया। इसके लिए देश का आदिवासी समाज नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। नहीं ठीक है, वो करेगा, वो अपने आप बताएगा, आदिवासी समाज अपने आप बताएगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करता है या फिर उसके मन में क्या है। आप ये बताइए, आपकी पार्टी ने क्या किया है? हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए, जब हमारा शासन आया, जब मानगढ़ की बात करते हैं, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ धाम पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। उस मानगढ़ धाम को
इतिहास में स्थान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां पे स्मारक बनाया गया और पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको विकास करने के लिए आदिवासी शहीदों के बलिदान को इतिहास में स्थान देने के लिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि उसको आप बेसिकली बता रहे हैं कि अपने भाषणों के जरिए, अपनी तमाम बातों के जरिए उसको गौरवान्वित करने की कोशिश जरूर की गई है बीजेपी द्वारा, लेकिन जमीन पे क्या किया, ये मेरा सवाल था। मुझे बताया जा रहा है कि समय मेरे पास बहुत कम है और आज तमाम आंकड़ों के जरिए भी हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ रहा है। कल दोबारा किसी बड़े विषय के ऊपर और किसी जमीन से जुड़े इस तरह के आंकड़ों को लेकर के हम लोग आपके बीच आएंगे। आज के लिए तमाम पैनलिस्टों का शुक्रिया। आदिवासी समाज के हक की बात करने वाली तमाम पार्टियां इस बार क्या कुछ रणनीति अपनाएंगी, इस पर लगातार हमारी नजर है और नजर इस पर भी होगी कि आदिवासी क्या चाहता है। चुनाव राजस्थान में आज इतना ही। नमस्कार।